जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो हम जो है कल जहाँ तक हमने पढ़ा था हम उसके बाद आगे पढ़ते हैं। तो कल हमने मौर्य प्रशासन के विषय में पढ़ा था। हमने यह देखा था कि मौर्य प्रशासन में केंद्रीय मंत्री कौन कौन थे, उनके क्या क्या कार्य थे और मौर्य प्रशासन में जो है कितने भागों में उसे बांटा गया था, ये सब कुछ हमने देखा था। तो आज हम मौर्य प्रशासन में नगरीय प्रशासन के विषय में पढ़ेंगे। तो हमारा जो टॉपिक होगा मौर्य प्रशासन में नगरीय शासन व्यवस्था के बारे में हम पढ़ रहे हैं और इसमें कर नीति के बारे में भी पढ़ेंगे आगे। तो हमें पता था कि ये जो मौर्य प्रशासन है इसकी नगरीय शासन व्यवस्था की जानकारी जो है वो मेगास्थनीज के इंडिका पुस्तक से मिलती है। तो मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम इंडिका था। मेगास्थनीज आप सभी को पता है कि वे सेल्यूकस नाइकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। तो उन्होंने इंडिका नामक पुस्तक में जो है मौर्य काल की नगरीय शासन व्यवस्था के विषय में बतलाया है। तो यहाँ पे मेगास्थनीज कहते हैं कि मौर्य की नगरीय शासन जो है वो 30 व्यक्तियों के एक दल द्वारा संचालित की जाती थी। तो 30 व्यक्तियों के एक दल के द्वारा इसका संचालन किया जाता था और ये जो 30 व्यक्ति थे ये छः व्यक्तियों की 5 समितियों में विभाजित थी। तो 6 व्यक्तियों के 5 समितियों में इनको विभाजित किया गया था और प्रत्येक समिति का जो है अलग अलग कार्य था। तो जो प्रथम समिति थी, तो प्रथम समिति की अगर हम बात करें तो प्रथम समिति जो है वो उद्योग एवं शिल्प कार्यों का निरीक्षण करती थी। उद्योग एवं शिल्प कार्यों का निरीक्षण जो करती थी, शिल्प कार्य का जो निरीक्षण करती थी वो पहली समिति थी। तो मौर्य काल में जो पहली समिति थी जो 6 व्यक्तियों के द्वारा निर्मित थी, वो समिति जो है उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण करती थी। और कहाँ निरीक्षण करती थी? वो नगर क्षेत्र में निरीक्षण करती थी। तो जो द्वितीय समिति थी प्यारे दोस्तों, वो समिति जो है विदेशियों का देख रेख करती थी। विदेशियों की देख रेख करती थी या उनका विवरण रखती थी। तो विदेशियों की देख रेख करती थी या उनका विवरण अपने पास रखती थी। तो वो दूसरी समिति थी। इसी प्रकार से आगे बात करें कि तीसरी समिति, तृतीय समिति जो थी, तो ये तृतीय समिति जो थी, ये समिति जो है जन्म मरण का, नगर के अंदर जिस भी व्यक्ति का जन्म होता था या किसी की मृत्यु होती थी तो जन्म मरण का ब्यौरा जो है ये वाली समिति रखती थी। तो प्रत्येक समिति में 6 मेंबर थे और इस प्रकार से टोटल मेंबर 30 थे। चतुर्थ समिति की अगर हम बात करें तो जो चतुर्थ समिति जो है वो समिति जो है व्यापार और वाणिज्य का ब्यौरा रखती थी। व्यापार और वाणिज्य का ब्यौरा चौथी समिति रखती थी। पांचवी समिति, पंचम समिति की अगर हम बात करें तो पंचम समिति जो है वो निर्मित वस्तुओं के विक्रय को सुनिश्चित करती थी। तो निर्मित वस्तुओं के विक्रय को सुनिश्चित करती थी। और जो छठी समिति थी, तो छठी समिति जो है वो बिक्री कर या सेल टैक्स जिसे कहते हैं बिक्री कर, तो बिक्री कर वसूल करती थी। तो बिक्री कर वसूल करती थी। इस प्रकार से मौर्य प्रशासन में जो 30 व्यक्तियों का दल था वह नगरीय प्रशासन का संचालन करता था और वो 5-5 के और वो 6 व्यक्तियों के समूह में 5 समितियों में विभाजित थी।
अब इसके बाद हम आगे बात करें न्याय व्यवस्था की। मौर्य काल की न्याय व्यवस्था के विषय में हम पढ़ते हैं। तो इतना मैं मिटा देता हूँ, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे मौर्य प्रशासन में हम न्याय व्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो न्याय व्यवस्था या जुडिशरी सिस्टम जो था उसके विषय में हम बात कर रहे हैं। तो इसकी जानकारी आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र ग्रंथ से मिलती है। तो आचार्य चाणक्य के अनुसार जो है न्याय व्यवस्था का जो प्रधान सचिव होता था या प्रधान अधिकारी जो होता था, उस अधिकारी को महामात्याप सर्प कहा जाता था। तो महामात्याप सर्प नामक अधिकारी के निरीक्षण में यह विभाग अपने प्रशासनिक कार्यों का संचालन करता था। न्याय व्यवस्था ये थी कि उस ज़माने में दो प्रकार के न्यायालय थे। एक तो धर्मस्थीय था। ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि धर्मस्थीय क्या था, और दूसरा जो था ये कंटक शोधन था। तो धर्मस्थीय और कंटक शोधन ये दो प्रकार के न्यायालय थे मौर्य काल में, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो धर्मस्थीय जो था वो दीवानी न्यायालय को कहा जाता था। दीवानी न्यायालय यानी कि सिविल कोर्ट जो थे वो मौर्य काल में धर्मस्थीय कहलाते थे। और जो है फौजदारी न्यायालयों को जो है मौर्य काल में क्या कहा जाता था? तो प्यारे दोस्तों, फौजदारी न्यायालय को मौर्य काल में जो है कंटक शोधन कहा जाता था। तो धर्मस्थीय और कंटक शोधन मौर्य काल में दो प्रमुख न्यायालय थे। अब आगे हम बात करें कि उस ज़माने में जो होता था, अपराध जो होते थे, जैसे चोरी होती है या डकैती होती है या जो लूट होती थी, लूटपाट होती थी, तो इन घटनाओं को जो है साहस कहा जाता था। इन घटनाओं को साहस कहा जाता था। और इन घटनाओं पर रोक लगाने के लिए गुप्तचर व्यवस्था भी उस समय प्रचलन में थी। तो गुप्तचर व्यवस्था की भी हम बात करें मौर्य काल में, गुप्तचर व्यवस्था, तो गुप्तचरी दोनों करते थे, स्त्री भी और पुरुष भी, उनका कार्य था गुप्तचरी करना। तो आचार्य चाणक्य ने गुप्तचरों को जो है एक नाम दिया है अपने अर्थशास्त्र में। तो उस नाम को कहते हैं गूढ़ पुरुष। तो गूढ़ पुरुष के नाम से उन्हें संबोधित किया है। आचार्य चाणक्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा है, गूढ़ पुरुष कहा है। अब जो गुप्तचर थे वो दोनों गुप्तचरी करते थे। तो पुरुष गुप्तचर और स्त्री गुप्तचर, दो अलग अलग गुप्तचर थे। एक पुरुष गुप्तचर था और एक स्त्री गुप्तचर थी। तो इन्हें अलग अलग नामों से संबोधित किया गया है। तो पुरुष गुप्तचर को और स्त्री गुप्तचर को अलग अलग नाम से संबोधित किया गया है। तो स्त्री गुप्तचर को ब्रिसली, इसे ब्रिशली कहा गया है। इसी को जो है परिवाज्रक भी कहा गया है, परिवाज्रक। तो याद रखेंगे कि ब्रिसली, परिवाज्रक जो है इनको कहा गया है स्त्री गुप्तचर को, और इन्हीं को भिक्षुकी भी कहा गया है, भिक्षुकी, तो भिक्षुकी भी कहा गया है। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों। ब्रिसली, परिवाज्रक और भिक्षुकी जो थे वो कहा गया है स्त्री गुप्तचरों को, नॉट पुरुष गुप्तचर। यहाँ पे स्त्री गुप्तचरों को ये नाम दिया गया है, तो ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे जो पुरुष गुप्तचर है, तो पुरुष गुप्तचर को नाम दिया गया है शांति। नंबर 1 नाम दिया गया है शांति। नंबर 2 जो है इन्हें नाम दिया गया है तृष्णा, और इनको जो है शरद भी कहा गया है। तो शांति, तृष्णा और शरद जो है वो पुरुष गुप्तचर को कहा गया है, जबकि स्त्री गुप्तचर को ब्रिसली, परिवाज्रक और भिक्षुकी कहा गया है मौर्य काल में। अब हम आगे बात करें कि इसी मौर्य काल में पुलिस विभाग की अगर हम बात करें तो पुलिस विभाग को इस ज़माने में रक्षिन कहा जाता था। तो पुलिस विभाग को जो है मौर्य काल में रक्षिन कहा जाता था। और इस पुलिस विभाग को जो है एरियन नामक इतिहासकार ने इसको ओवरसियन कहा है। तो एरियन नामक इतिहासकार ने
जो ये पुलिस विभाग है उसको जो है ओवरसियन कहा है, ओवरसियन सियन कहा है। और जो है स्ट्रेबो इन्हें जो है क्या कहते हैं, स्ट्रेबो इंस्पेक्टर कहते हैं, इंस्पेक्टर। तो स्ट्रेबो नामक इतिहासकार ने इंस्पेक्टर का है और ओवरसियन का है एरियन नामक इतिहासकार ने। और जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो यहाँ पर यही है कि धर्मस्त्या और कंटक शोधन क्या थे। तो धर्मस्त्या और कंटक शोधन मौर्य काल में दीवानी और फौजदारी न्यायालय थे। आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। मौर्य काल में जो है भूमि की पैमाश भी की गई थी और उसकी नाप जोख के आधार पर जो है कृषि उत्पादन का यानी कि लगान वसूली के नियम बनाए गए थे। तो हम आगे बात करें तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि मौर्य काल में कृषि एवं पशुपालन को जो है मौर्य काल में वार्ता कहा गया है। तो कृषि एवं पशुपालन को वार्ता शब्द का प्रयोग उसके लिए यहाँ पर किया गया है। दूसरी बात है कि जो मतलब बिना वर्षा के अच्छी पैदावार करने वाली भूमि को, बिना वर्षा के अच्छी पैदावार करने वाली भूमि को उसे आदेव मात्रक कहा गया है। तो आदेव मात्रक उस भूमि को कहा जाता था मौर्य काल में जिस भूमि पर बिना वर्षा के एक बहुत अच्छी फसल का उत्पादन हो जाता था, उसे आदेव मात्रक कहा जाता था। भूस्वामी को यानी कि जो जिसे ज़मीन का कानूनी अधिकार दिया गया था, भूस्वामी, उसको जो है क्षेत्रक इस काल में कहा जाता था। भूमि स्वामी को जो है इस काल में क्षेत्रक कहा जाता था, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो भूमिहीन किसान होता था यानी कि जो काश्तकार होता था, तो काश्तकार को इस शासनकाल में, इस टाइम पीरियड में उपवास कहा गया है। तो उपवास उसे कहा जाता था। दूसरी बात, जो शासन के प्रत्यक्ष नियंत्रण में जो भूमि रहती थी, शासन के प्रत्यक्ष नियंत्रण में जो भूमि रहती थी प्यारे दोस्तों, उस भूमि को जो है सीता भूमि कहा गया है, उसे सीता भूमि कहा गया है। और सीता भूमि का जो निरीक्षक था उसे सीताध्यक्ष कहा जाता था। तो सीताध्यक्ष नामक अधिकारी जो है वो सीता भूमि का निरीक्षक करता था। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे हमने मौर्य काल के विषय में पढ़ा, उनकी आर्थिक नीतियों के बारे में पढ़ा, उनकी प्रशासनिक नीतियों के बारे में पढ़ा, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और अब हम आगे इसमें ख़ास तौर पे पढ़ेंगे हम इसमें आगे चोल प्रशासन के बारे में। तो जो चोल प्रशासन है हम उसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो अब आगे बात करें हम चोल प्रशासन, तो यहाँ से भी एग्ज़ाम में बहुत से क्वेश्चन आते हैं और मैं अपने नोट्स के आधार पर ये वीडियो बना रहा हूँ, जो मैंने ख़ास तौर पे समूह गौ की परीक्षा के लिए या पीसीएस की परीक्षा के लिए जो नोट्स बनाए हैं। क्योंकि पूरा बुक पढ़ने से आपके अंदर बहुत ज़्यादा विविधताएं पैदा हो जाएंगी, तो इसीलिए आप मेन चीज़ पढ़ सकते हैं, नोट्स पढ़ सकते हैं। तो मैं ये नोट्स का ही वीडियो बना रहा हूँ। तो चोल प्रशासन की अगर हम बात करें तो इनका सबसे पहले प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है। कई बार एग्ज़ामों में पूछा गया है, ग्रुप सी के पेपर में पूछा गया है कि चोल राजाओं का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो चोल राजाओं का प्रतीक चिन्ह जो था वो बाघ या टाइगर था। आगे बात को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो चोल प्रशासन था, इसमें जो सर्वोच्च पद होता था, सर्वोच्च जो अधिकारी होता था वो राजा होता था। तो राजा जो है सर्वोच्च होता था और राजा के राजकीय आदेशों का क्रियान्वयन, राजा के जो राजकीय आदेश होते थे उन आदेशों का रन अप यानी कि उनका क्रियान्वयन, उनको व्यवहार में लाने का कार्य, क्रियान्वयन जो है वो औले नायकम नामक अधिकारी करता था। तो औले नामक अधिकारी करता था, औले नायकम नहीं, औले।
तो चोल राजाओं का जो प्रतीक चिन्ह था वो बाघ था। उनमें जो है राजा का पद सर्वोच्च होता था। राजकीय आदेशों का क्रियान्वयन करने वाले अधिकारी को ओले कहा जाता था, केवल ओले कहा जाता था। जबकि राजा के प्रधान सचिव को, जो उनका चीफ सेक्रेटरी होता था राजा का प्रधान जो सचिव होता था, उसे ओले नायकम कहा जाता था। तो उसे ओले नायकम कहा जाता था। राजा के प्रधान सचिव को ओले नायकम कहा जाता था। दूसरी बात कि राजा केंद्र में होता था, तो केंद्र में जो उच्च अधिकारी थे, उच्चस्थ अधिकारी थे, केंद्र में जो उच्च पद पर कार्य करने वाले अधिकारी थे, उच्चस्थ अधिकारी, उन्हें जो है पेरुंदरम कहा जाता था। पेरुंदरम उनको कहा जाता था। और जो केंद्रीय सरकार में, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो निम्न अधिकारी थे, यानी कि जिनकी रैंक छोटी थी, निम्न अधिकारी थे, लो रैंक ऑफिसर थे जो, तो उन्हें लोअर रैंक ऑफिसर को जो है सेरुंदरम कहा जाता था। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि पेरुंदरम और सेरुंदरम कौन थे। तो पेरुंदरम और सेरुंदरम चोल प्रशासन में उच्चस्थ और लोअर ऑफिसर थे, अपर एंड लोअर ऑफिसर ऑफ किंग, तो वो थे। अब इस चोल शासन को प्रशासन की सुविधा के लिए छोटे छोटे मंडलों में बांटा गया था। फिर मंडलों का भी आगे प्रशासनिक विभाजन हुआ था। तो हम उसको यहाँ पे देखते हैं। तो देखो, ये चोल साम्राज्य जो था, जितने भी वर्ग क्षेत्रफल पर ये फैला हुआ था चोल साम्राज्य, इसे जो है इसे छोटे छोटे मंडलों में बांटा गया था। तो मंडलम में बांटा गया था, यानी कि चोल प्रशासन में आधुनिक राज्यों को मंडलम कहा जाता था। तो आधुनिक राज्यों को चोल प्रशासन में मंडलम कहा जाता था। अब ये प्रशासनिक इकाई जो है, ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे हम बात करें कि ये मंडलम जो है आगे बटे हुए थे। मंडलम आगे जो है बटे हुए थे, ये बटे हुए थे कोटम में। तो कोटम में आगे ये बटे हुए थे। और कोटम यानी कि ये राज्यों के भीतर जो थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। तो एक मंडल के भीतर कई कोटम हो सकते थे और मंडलम की संख्या जो है टोटल 6 थी। तो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र को जो है कहा जाता था कोटम। और आगे ये जो कोटम थे, ये आगे फिर छोटी प्रशासनिक इकाइयों में बटे हुए थे, जिनको नाडु कहा जाता था। यानी कि नाडु का कंपैरिजन हम आधुनिक जिलों से कर सकते हैं। तो आधुनिक जो जिले थे, उन जिलों को जो है नाडु कहा जाता था। तो मौर्य काल में चोल प्रशासन में उन जिलों को नाडु कहा जाता था। और फिर ये नाडु आगे जो है बटे हुए थे कुर्रम में। कुर्रम यानी कि इसकी तुलना हम ब्लॉक या विकास खंड से कर सकते हैं। तो आधुनिक विकास खंड या आधुनिक जो ब्लॉक होते हैं, उन्हीं को उस शासनकाल में कुर्रम कहा जाता है। अब यहाँ पे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चोल प्रशासन में कुर्रम क्या था। तो कुर्रम जो है वो ग्रामों का या नगरों का समूह था। तो ख़ास तौर पे ग्रामों का जो समूह था उसे कुर्रम कहा जाता था। और एक कुर्रम के अंतर्गत कई ग्राम हो सकते थे और उसमें कई नगर भी हो सकते थे। अब कुछ ऐसे ग्राम थे या कुछ ऐसे नगर थे जो जनसंख्या के दृष्टिकोण से बड़े थे। नगर या ग्राम जो जनसंख्या के दृष्टिकोण से अपेक्षाकृत बड़े थे, तो वे फिर किसी कुर्रम के अंतर्गत नहीं आते थे। वे स्वयं में ही एक छोटे कुर्रम थे और उन्हें जो है एक विशेष नाम दिया गया था। उन्हें नाम दिया गया था तंगकुरम। तो तंगकुरम उन्हें नाम दिया गया था। तो तंगकुरम जो है वो बड़े नगर या बड़े ग्राम कहलाते थे। बड़े ग्राम या बड़े नगर जो स्वयं में एक कुर्रम होते थे, तो उन्हें जो है चोल प्रशासन में
तंकुरम कहा जाता था। और इसी को एक और नाम दिया गया है, या इसको एक और नाम दिया गया है, उसका नाम है तनियूर। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि चोल प्रशासन में तनियूर क्या था। तो बड़े ग्रामों को या बड़े नगरों को चोल प्रशासन में तनियूर कहा जाता था। तो इन्होंने पूरे साम्राज्य को एक बहुत ही अच्छे तरीके से प्रशासनिक रूप से उसको बांटा था। तो ऐसा कहा जाता है कि स्थानीय स्वशासन जो है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है, यहीं पे पहली बार लिखित रूप से देखने को मिली है। तो स्थानीय स्वशासन यानी कि जिसको कहा जाता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो चोल साम्राज्य की प्रमुख विशेषता थी। तो चोल साम्राज्य की प्रमुख विशेषता जो थी वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी। और इसकी जानकारी जो है प्रांतक प्रथम के एक ग्रंथ है, प्रांतक प्रथम का उत्तर मेरुर जो अभिलेख है, उस उत्तर मेरुर अभिलेख से स्थानीय स्वशासन की पहली लिखित जानकारी मिलती है। तो स्थानीय स्वशासन या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की पहली लिखित जानकारी जो मिलती है वो उत्तर मेरुर अभिलेख से मिलती है। अब आगे हम बात करें कि ग्रामीण स्तर पर जो सामान्य लोगों का, सामान्य जनता का जो संगठन था, सामान्य जनता का संगठन जो था, उस संगठन को उर कहा जाता था। उर, तो उर में जो है सामान्य लोग उसमें शामिल होते थे। तो उर का कार्य क्या था? उर का जो कार्य था वो था तालाब या फिर जो है बगीचा बनाना है। तो तालाब और बगीचों के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण करना, तो उसके निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण करना इनका मुख्य कार्य होता था। तो तालाब या बगीचों के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण करना जो होता था वो उर का प्रमुख कार्य होता था। इसके बाद आगे देखें कि यहाँ पे जो है भू राजस्व जो था वो जो मतलब भू राजस्व था वो आय का प्रमुख स्रोत था। तो भू राजस्व जो है चोल शासनकाल में आय का प्रमुख स्रोत था। सभी शासनकाल में आय का प्रमुख स्रोत जो होता है वो खास तौर पे भू राजस्व ही होता है। और भू राजस्व जो है कृषि उत्पादन का 1/3 भाग, या जिसे हम 33% कह सकते हैं। तो 33% वसूल किया जाता था। तो 1/3 भाग जो है भूमि कर के रूप में वसूल किया जाता था। और अनाज और नगद दोनों के रूप में करों का निर्धारण किया जाता था। तो कर वसूली के लिए जो है कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे हरे और वरी। तो हरे और वरी इन शब्दों का प्रयोग जो है कर वसूली के लिए किया गया है। हरे और वरी इन शब्दों का प्रयोग कर वसूली के लिए किया गया है। और अब जो आखिरी पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण है, आखिरी पॉइंट कि उस समय जो था मने इरे क्या था। तो मने इरे जो है एक प्रकार से गृह कर था। तो मने इरे जो है वो चोल प्रशासन में एक गृह कर था। तो चोल प्रशासन में गृह कर को जो है क्या कहा जाता था, उसी को जो है मने इरे कहा जाता था। जैसे आपने उत्तराखंड में देखा होगा, जब गोरखा शासक उत्तराखंड के क्षेत्र में आए थे तो उन्होंने रहता और बहता नामक कर लगाए थे। तो उसी प्रकार से गृह कर को जो है मने इरे नाम दिया था चोल कालीन राजाओं ने। और पाड़ी कावल भी एक प्रकार का कर था। ये भी काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है, पाड़ी कावल। तो पाड़ी कावल जो है ग्रामीण सुरक्षा का कर था। तो ग्राम सुरक्षा कर यानी कि ग्राम को जो है आक्रमणकारियों से बचाने के लिए ग्राम सुरक्षा कर वसूला जाता था। उस कर को पाड़ी कावल कहा जाता था। तो उस कर को पाड़ी कावल कहा जाता था। तो मने इरे और पाड़ी कावल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमने यहाँ पर चोल प्रशासन के बारे में यहाँ तक पढ़ा। इसके बाद हम इसमें सल्तनत काल, विजयनगर साम्राज्य और जो है मुग़ल काल की प्रशासनिक आर्थिक नीतियों के बारे में पढ़ेंगे।
और तब ब्रिटिशकालीन भू राजस्व व्यवस्था के बारे में भी इसमें पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।